सपोज आप किसी से प्यार करते हो और आपकी शादी भी हो जाती है और आप हनीमून मनाने कहीं बाहर जाते हो। अब आप जा तो जिंदा रहे हो, लेकिन उधर से वापस जिंदा ना लौटो तो कैसा लगेगा। खैर, ऐसा किस्सा हो चुका है। अन्नी दीवानी, जो कि एक रईस परिवार से ताल्लुक रखने वाली लड़की थी, जो अपना हनीमून मनाने बाहर तो निकली लेकिन वापस लाश बनकर लौटी। तो क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। 12 मार्च 1982 अन्नी नाम की एक लड़की का जन्म स्वीडन के हिंदुजा परिवार में हुआ था। वैसे तो यह हिंदुजा परिवार भारत के रहने वाला था, लेकिन बिजनेस के कारण वे लोग स्वीडन में शिफ्ट हो गए थे और उनके वहां बिजनेस भी अच्छे से चल रहा था। और यह ध्यान रहे कि अन्नी का जन्म अभी नहीं हुआ था। एनी का एक भाई भी था जिसका नाम अनीस था और एनी उससे छोटी थी। एनी बचपन से ही नॉर्मल स्वभाव और हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी और लोगों को भी खुश रहने के लिए वह कहती थी। वह पढ़ने में भी काफी तेज थी, इसलिए वह स्वीडन में ही इनोवेशन इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, जिससे उसको एक अच्छी खासी नौकरी भी मिल गई। और नौकरी के सिलसिले में ही उसे लंदन से स्वीडन आना जाना पड़ता था। अब एनी काफी बड़ी हो चुकी थी, जिससे वह सही गलत का फैसला कर सकती थी। जैसे कि मैंने बताया कि वह काम के सिलसिले में लंदन जाती थी। इसी बीच एनी की मुलाकात लंदन के ही रहने वाले श्री एन दीवानी से हुआ। श्री एन दीवानी भी एक इंडियन ही था और उसके भी माता पिता बिजनेस के ही कारण लंदन में शिफ्ट हुए थे, यानी श्री एन का भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा था। अब इन दोनों में दोस्ती हो गई और यह दोस्ती आगे चलकर प्यार और शादी में बदल गई। अब यहाँ दोनों ने तय किया कि वे अपने अपने पेरेंट्स से शादी के बारे में बात करें। कोइंसिडेंटली दोनों के पेरेंट्स मान गए और दोनों की शादी भी फिक्स हो गई। बट एनी के पेरेंट्स की एक शर्त थी, वह यह थी कि शादी अपने मूल देश में हो। 29 अक्टूबर 2010 यह वही दिन था जब इन दोनों की शादी मुंबई की एक 5 स्टार होटल में हो गया। शादी होने के बाद वे दोनों फिर स्वीडन चले गए। शादी तो अब हो चुकी थी, अब बारी थी हनीमून की। अब हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका जाने का प्लान हुआ। 7 नवंबर 2010 के दिन ही वे लोग साउथ अफ्रीका के लिए निकल गए। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन लोगों ने एक प्राइवेट जहाज को रेंट पर लिया और उसको लेकर वहां के ही एक नेशनल पार्क में लेकर चले गए। वहां जाकर उन लोगों ने जंगल सफारी का बहुत ही आनंद उठाया और 4 दिन तक वे दोनों इसी पार्क में रहे। अब दिन आया 12 नवंबर 2010, जिस दिन इन दोनों ने एक होटल बुक किया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिस होटल को उन लोगों ने बुक किया था वह आज भी काफी महंगा होटल है। 12 नवंबर की रात को उन्होंने मस्त होटल में खाना खाया और सो गए। अब दिन आया 13 नवंबर। उस दिन भी यह कपल पूरा दिन होटल में ही रुका था। अब शाम के 6 बज चुके थे जब श्रीयन और रेनी होटल के सीसीटीवी फुटेज में होटल से बाहर जाते दिखाई देते हैं। जानकारी के मुताबिक वे दोनों होटल के बाहर गए थे। वहां जाकर इन दोनों ने ड्रिंक किया और वहीं बाहर ड्राइवर का इंतजार करने लगे। दरअसल उन दोनों ने प्लान किया कि वह पूरी रात वहां के नाइट लाइफ को एंजॉय करेंगे और उसने इस काम के लिए उसी टैक्सी ड्राइवर को फोन किया जिसने कि उन दोनों को एयरपोर्ट से होटल तक छोड़ा था। उस ड्राइवर का नाम था जोला टेंगो। आप इस नाम को याद रखिएगा क्योंकि इस कहानी में अब 3rd पर्सन का एंट्री हो चुका है। अब रात के 8 बजे वह अपनी कार लेकर होटल पहुंचता है। होटल के सीसीटीवी में साफ साफ यहाँ देखा जा सकता है एनी और श्रीयन कार में बैठकर जा रहे हैं। गाड़ी में बैठने के बाद श्रीयन ड्राइवर से कहता है कि वह उन्हें ऐसी जगह पर ले जाए जहाँ पर सुशी मिलती हो। तो जोला टेंगो उनको सर्फ साइड रेस्टोरेंट में ले जाता है जो उस होटल से करीब 40 किलोमीटर दूर था। करीब 9:30 बजे वह सर्फ साइड रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और वहां पर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के 1 घंटे बाद यानी 10:32 पर दोनों होटल से बाहर निकलते हैं और टैक्सी पकड़कर चले जाते हैं। जाते जाते उनकी कार गुगलेथो नाम की एक शहर से गुजर रहा था। यह इलाका काफी घनी आबादी वाला इलाका था, इसीलिए जोला टेंगो टैक्सी को धीरे धीरे चला रहा था। तभी उसकी कार की विंड सीट पर किसी ने जोर से हाथ मारा, जिससे टैक्सी में बैठे तीनों लोग काफी घबरा गए। बाहर देखने पर पता चला कि हाथ में 2 लोग बंदूक लिए खड़े हैं।
इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता तभी एक आदमी ड्राइवर के साथ साइड सीट पर बैठ गया और एक आदमी श्रियन और रेनी के बीच में बैठ गया। उसके बाद उन दोनों ने श्रियन से सब कुछ ले लिया, लाइक कैश, गोल्ड चैन, गोल्ड रिंग। फिर उन दोनों ने गाड़ी के ड्राइवर को वहीं उतार दिया और गाड़ी को वहां से लेकर चले गए। करीब 20 मिनट गाड़ी चलाने के बाद उन दोनों ने श्रियन दीवानी को भी बाहर निकाल दिया और रेनी को लेकर चले गए। ये सब करते करते रात के 12 बज चुके थे और इधर श्रियन लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था। काफी देर इधर उधर घूमने के बाद श्रियन को एक आदमी मिलता है जो साउथ कोरिया पुलिस को फोन करता है। थोड़ी ही देर बाद वहां साउथ अफ्रीका की पुलिस पहुंच जाती है, जिसके बाद श्रियन पूरा माजरा पुलिस को बताता है। पूरी कहानी जानने के बाद साउथ कोरियन पुलिस एक स्पेशल यूनिट तैयार करती है और रेनी की खोज शुरू होती है। अब तक 12:50 हो चुके थे और श्रियन दीवानी को होटल में ले जाकर पुलिस उसका बयान लेती है और उसके साथ साथ जोला टेंगो जो कि टैक्सी का ड्राइवर था, उसका भी बयान पुलिस इसी होटल में ले लेती है। अब यहाँ पर इन दोनों की बात तो सच थी क्योंकि इन दोनों का बयान मैच हो रहा था। खैर, इन दोनों का बयान लेने के बाद साउथ कोरियन पुलिस स्वीडन में एनी के पेरेंट्स को फोन करती है और किडनैपिंग की सारी बातों को बताती है। बेटी की किडनैपिंग की बात सुनकर एनी के पिता विनोद हिंदुजा तुरंत फ्लाइट के लिए टिकट बुक करते हैं और एयरपोर्ट की ओर चले जाते हैं। उधर पूरी रात एनी का तलाश जारी रहता है लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चलता है। अब तक 14 नवंबर की सुबह हो चुकी थी। तभी पुलिस को सुबह 8 बजे के करीब खलीचा नाम की बस्ती में जोला टेंगो की वह टैक्सी सड़क पर लवारिस हालत में मिलती है। बाहर से देखने पर तो गाड़ी में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बट जब पुलिस टैक्सी के पास जाती है और टैक्सी का गेट खोलती है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है क्योंकि टैक्सी के अंदर एक लड़की की लाश पड़ी थी और वह लाश किसी और की नहीं बल्कि एनी दीवानी की ही थी। एनी को देखकर लग रहा था कि उसको गन से शूट करके मारा गया हो क्योंकि उसके बॉडी पर 3 गोली लगे थे, पहला कलाई, दूसरा सीना, तीसरा गर्दन। खैर, एनी के डेड बॉडी को तुरंत फोरेंसिक लैब भेज दिया गया और उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। उसके बाद एनी की मौत की खबर उसके पति श्रियन और पिता विनोद हिंदुजा को बताई गई, जो अभी तक एयरपोर्ट पर बैठकर अपने फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद जब यह खबर मीडिया में आती है तो चारों तरफ इस मर्डर की चर्चा शुरू हो जाती है क्योंकि एनी और श्रियन दोनों रईस परिवार से थे, जिसके कारण यह केस हाई प्रोफाइल मर्डर बन जाता है, जिसके कारण पूरी दुनिया की मीडिया और प्रेस की निगाहें इसी केस पर थी। साउथ अफ्रीका के लोग भी इस मर्डर से भड़क चुके थे क्योंकि लूटपाट और चोरी उस समय साउथ कोरिया में आम बात थी, बट मर्डर वह भी टूरिस्ट का यह कोई नॉर्मल बात नहीं था। साउथ अफ्रीका की पूरी पुलिस डिपार्टमेंट इस केस को सोल्व करने में लग गए क्योंकि साउथ कोरिया की पुलिस यह नहीं चाहती थी कि किसी टूरिस्ट का मर्डर एक मिस्ट्री बनकर रह जाए। अब तक एनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी जिसमें यह पता चलता है कि उसकी 3 नहीं बल्कि 1 ही गोली मारी गई है और उसको यह गोली तब मारी गई होगी जब उसका हाथ उसके सीने पर होगा। गोली उसके हाथ के कलाई को छेदते हुए सीने में गई और गर्दन से होकर निकल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर पुलिस शायद ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि को कार से कुछ एविडेंस मिल जाए क्योंकि क्राइम स्पॉट पर कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला था जिससे इस केस को एक नया मोड़ दिया जाए। इसके बाद विनोद हिंदुजा भी 14 नवंबर की रात 10 बजे के टाइम केप टाउन पर पहुंच जाते हैं और फिर श्रियन से मिलते हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि किडनैपर ने एनी का मर्डर क्यों किया। उनको लगा वह फिरौती के पैसे देकर एनी को किडनैपर से छुड़ा लेंगे क्योंकि जैसे कि मैंने बताया उस समय साउथ कोरिया में किडनैपिंग चोरी आम बात थी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। उसके बाद 15 नवंबर की सुबह पुलिस के हाथ एक सबूत लगता है क्योंकि फोरेंसिक टीम ने जब उस टैक्सी को अच्छे से छानबीन किया तो उसके विंडशील्ड के पास में एक पंजे का निशान मिला और यह निशान उस समय का था जब किडनैपर ने कार को रोकने के लिए उस पर हाथ मारा था और तब कोइंसिडेंटली उस फिंगरप्रिंट को साउथ कोरिया पुलिस अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड से चेक करती है तो कोइंसिडेंटली वह मैच हो जाता है जो कि जोलीले मगिनी नाम का एक आदमी का था। जोलीले कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं था बल्कि वह छोटी मोटी चोरियां ही करता था
पुलिस को ये जानकारी मिलते ही पुलिस ने उसे ढूंढने का एक ऑपरेशन शुरू किया और अगले ही दिन 16 नवंबर को पुलिस जोलीले को गिरफ्तार भी कर लेती है और फिर उससे पूछताछ शुरू करते हैं। पूछताछ में उसने यह तो कबूल कर लिया कि वह उस रात टैक्सी के पास मौजूद था, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि गोली उसने चलाई। लेकिन उसने उस रात की पूरी कहानी बता डाली। उसने बताया कि जब उन्होंने श्रीयन दीवानी को गाड़ी से उतारा तो थोड़ा और आगे जाने पर उसने गाड़ी को रोक दिया और उसका दूसरा साथी एनी दीवानी के पास जाता है और उसका पर्स छीनने लगता है, लेकिन एनी अपना पर्स उसको नहीं देती है तो वह दूसरा शख्स एनी को गोली मार देता है। पूरा बयान सुनने के बाद पुलिस को उसका दूसरा साथी का पता लग चुका था, जिसका नाम था जीवामा दौदा, और पुलिस को मेन मोटिव जीवाना को पकड़ना हो गया था। उधर सारी पेपर कार्यवाही पूरे होने के बाद 16 नवंबर 2010 को एनी की बॉडी उसके घर वालों को दे दी जाती है। उसके बाद एनी के पिता और श्री एन दीवानी एनी की बॉडी को लेकर उसी रात इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर पुलिस को भी किसी तरह जीवामा दौदा का लोकेशन भी मिल जाता है, जिसके बाद 17 नवंबर को रात के 1 बजे पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। और सबसे शॉकिंग बात यहाँ यह होती है कि जब पुलिस उसका बयान लेती है, क्योंकि उसका बयान और हिस्ट्री निकालने पर ये पता चलता है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी छोटे क्राइम भी नहीं किया है। दोस्तों, यह केस आगे चलकर और भी पेचीदा हो जाता है, इसीलिए इसको एक ही वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड वेट फॉर सेकेंड पार्ट।